स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम टू स्टडी IQ's इनिशिएटिव द पॉडकास्ट। मैं आपका होस्ट दीपांश मूरजानी आपका स्वागत करता हूं। द पॉडकास्ट की सीरीज के पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को डिटेल में डिस्कस किया। जो हमारे नए लिसनर्स हैं वो हमारे एपिसोड्स को सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं बल्कि कुछ ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं, जैसे स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, हब हॉपर, कुकू FM एटसेट्रा। आज के एपिसोड में हम सर की गाइडेंस से फंडामेंटल ड्यूटीज को समझेंगे। सर, क्या आप हमारे लिए सिंपल वर्ड्स में ये बता सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज किसे बोला जाता है? जब हम ड्यूटीज की बात करते हैं तो सबसे पहले वर्ड जो हमें सीखना चाहिए वो है ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। आज से ही नहीं बल्कि सदियों से इंडियन सोसाइटी में हिस्टोरिकल स्कल्पचर्स के माध्यम से ये मैसेज दिया जाता है कि किसी व्यक्ति की ड्यूटीज उसकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट है जैसे कि भगवद गीता, रामायण, कुरान और बाइबल, इन सभी में हमें ड्यूटीज का मेंशन देखने को मिलता है। हमारे रिलीजियस टेक्स्ट और डॉक्ट्रिन्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग्स को अपनी ड्यूटीज को हमेशा फुलफिल करना चाहिए। उन्हें सिर्फ राइट्स के बारे में ना सोचते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज को भी सोचना चाहिए। महात्मा गांधी बोला करते थे कि द ट्रू सोर्स ऑफ राइट इज ड्यूटी। इसका मतलब जब हम अपनी ड्यूटी को पूरा करेंगे तो राइट्स हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। महात्मा गांधी ये भी बोला करते थे, द राइट टू परफॉर्म वंस ड्यूटी इज द ओनली राइट वर्थ लिविंग फॉर एंड डाइंग फॉर। इसका मतलब अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने का राइट एकमात्र ऐसा राइट है जिसके लिए इंडिविजुअल्स को जीना या मरना चाहिए, बिकॉज इट कवर्स ऑल लेजिटिमेट राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 3 में मेंशन किया गया है। फंडामेंटल राइट्स को हमने प्रीवियस एपिसोड्स में डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन स्टूडेंट्स को फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज को भी काफ़ी ध्यान से समझना चाहिए। किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी होता है कि उसके सिटीजन्स अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उनको फुलफिल करें। सर, जब हम इंडियन पर्सपेक्टिव में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं तो क्या फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई बैकग्राउंड भी है और इससे रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं? अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को जानेंगे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड नहीं किया गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत पार्ट 4A में अंडर आर्टिकल 51A के अंदर मेंशन किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज काफी हद तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से सिमिलर है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज को उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस के रूप में डिफाइन किया जा सकता है जो सिटीजन्स के ऊपर लागू है, लेकिन उन्हें लीगली कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करने का कॉन्सेप्ट यही था कि सिटीजन्स को राइट्स देने के साथ साथ उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज भी दी जाए, क्योंकि किसी भी सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए राइट्स के साथ ड्यूटीज का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। फंडामेंटल ड्यूटीज किसी भी डेमोक्रेटिक सोर्स को स्टेबल बनाने में काफ़ी यूजफुल होते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट बात जो स्टूडेंट्स को याद रखनी चाहिए वो ये कि फंडामेंटल ड्यूटीज को स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पर ऐड किया गया था। और इंटरनेशनली बात की जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज में हमें फंडामेंटल ड्यूटीज का मेंशन बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जो सोशलिस्ट इंटरनेशनल नेशंस है वहां पर हमें फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलती है। सर, जैसा अभी आपने बताया कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A के अंदर मेंशन्ड है, तो क्या आप उन ड्यूटीज को हमारे लिए सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं? अब हम उन ड्यूटीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। फंडामेंटल ड्यूटीज जैसे कि मैंने पहले ही बताया, उन्हें पार्ट 4A में आर्टिकल 51 के अंदर मेंशन किया गया।
फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कॉन्सेप्ट को हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। आर्टिकल 51A के अंदर पहली ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिटीजन्स कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे, उसके आइडियल्स और इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट करे, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को भी वो रिस्पेक्ट देंगे। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है कि सिटीजन्स उन नोबल आइडियाज़ को फॉलो करे और चेरिश करे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने नेशनल स्ट्रगल के टाइम फॉलो किए थे। तीसरी ड्यूटी है कि हम इंडिया की सॉवरेंटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करेंगे और अपहोल्ड करेंगे। नेक्स्ट ड्यूटी है कि हम कंट्री को किसी भी सिचुएशन में डिफेंड करेंगे और नेशनल सर्विस के लिए कभी भी तत्पर रहेंगे जब हमें बुलाया जाएगा। नेक्स्ट ड्यूटी है कि हम हार्मनी को प्रोटेक्ट करें, कॉमन ब्रदरहुड की स्पिरिट को प्रमोट करें, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और रीजनल सेक्शनल डाइवर्सिटी को छोड़कर हम उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करें जो ब्रदरहुड को प्रमोट करेंगे। साथ ही में उन प्रैक्टिसेस को अप्रिशिएट नहीं किया जाना चाहिए जो वुमेन की डिग्निटी को हार्म पहुंचाता हो। इसी के साथ हमारी नेक्स्ट ड्यूटी बनती है कि जो हमारे हेरिटेज और कल्चर्स है उनको हम वैल्यू करेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ड्यूटी है कि हम हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे और उसे इम्प्रूव करने के लिए हर पॉसिबल एफर्ट करेंगे, फिर चाहे वो फॉरेस्ट हो, लेक्स हो, रिवर्स हो या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो। नेक्स्ट ड्यूटी बनती है कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करेंगे और वायलेंस से बचने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट ड्यूटी है कि इंडिविजुअल हमेशा एक्सेलेंस की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा और कलेक्टिव एक्टिविटीज़ को भी प्रमोट करेगा ताकि नेशन की भी ग्रोथ हो सके और नेशन भी अचीवमेंट्स की हायर लेवल पर पहुंच सके। सर, इन ड्यूटीज के अलावा क्या कोई ऐसी ड्यूटी भी है जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया हो? बिल्कुल दीपांश, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू ये फंडामेंटल ड्यूटी बनाई गई कि ऐसा इंडिविजुअल जो एक पेरेंट है या फिर गार्जियन है वो अपने चाइल्ड को एजुकेशन प्रोवाइड करेगा फ्रॉम द ईयर 6 to 14। सर, अभी आपने हमें बताया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया, वो हमारे इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तो हम फंडामेंटल ड्यूटीज की इंपॉर्टेंस को जानने के लिए काफी ईगर हैं। अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज की कुछ इंपॉर्टेंस समझेंगे। पहला, फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन सिटीजन्स को उनकी सोसाइटी, फेलो सिटीजन्स और नेशन के प्रति उनकी ड्यूटी को रिमाइंड कराती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है कि फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स को किसी भी तरह की एंटी नेशनल या फिर एंटी सोशल एक्टिविटी के अगेंस्ट वार्न करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस फंडामेंटल ड्यूटीज का ये है कि सिटीजन्स में एक सेंस ऑफ कमिटमेंट को ये प्रमोट करता है और सिटीजन्स को इंस्पायर करता है ताकि वो डिसिप्लिन्ड रहे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस फंडामेंटल ड्यूटीज का ये भी है कि कोर्ट्स को भी ड्यूटीज हेल्प करती है ताकि वो किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामाइन करते समय इन फंडामेंटल ड्यूटीज को मद्देनजर रख सकता है। सर, किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट को हर सिचुएशन के दोनों पहलुओं पर नजर रखनी चाहिए। हमने फंडामेंटल ड्यूटीज की इंपॉर्टेंस को तो समझ लिया, लेकिन कुछ क्रिटिक्स फंडामेंटल ड्यूटीज को क्रिटिसाइज भी करते हैं। क्या आप कुछ क्रिटिसिज्म्स के बारे में बता सकते हैं हमें? अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज के कुछ क्रिटिसिज्म की बात करेंगे। क्रिटिक्स बोलते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसेबल होती है नेचर में और इसी वजह से उनका इंक्लूजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुपरफ्लुअस है, क्योंकि ड्यूटीज जिन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज के तौर पर इंक्लूड किया गया वो तो हमारे नेशन के इंडिविजुअल्स को वैसे भी फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म कुछ ऐसा बोलता है कि नॉट ऑल बट कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को इतना कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट बनाया गया है जिसकी वजह से एक कॉमन इंडिविजुअल को उन्हें समझने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ये है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ड्यूटीज तो मेंशन्ड ही नहीं है, जैसे कि फैमिली प्लानिंग या फिर ड्यूटी टू कास्ट वोट, आपको वोट डालने की ड्यूटी इसमें नहीं मेंशन्ड है, पेइंग टैक्सेस एटसेट्रा। स्वरण सिंह कमेटी ने
ड्यूटी टू पे टैक्सेस को फंडामेंटल ड्यूटीज में इंक्लूड करने के लिए रेकमेंड किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 4 में एक सब पार्ट की तरह ऐड किया गया, जो कि पार्ट 4A में मेंशन किया गया, जिसकी वजह से इन ड्यूटीज की वैल्यू और सिग्निफिकेंस कम होती है। फंडामेंटल ड्यूटीज को एक सेपरेट पार्ट के तौर पर ऐड करना चाहिए था। सर, क्या आप हमें स्वरण सिंह कमेटी की कुछ रिकमेंडेशंस के बारे में बता सकते हैं जिन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड ही नहीं किया गया? देखा जाए तो स्वरण सिंह कमेटी ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज से भी ज़्यादा फंडामेंटल ड्यूटीज को रेकमेंड किया था, लेकिन सारी रिकमेंडेशंस को इंक्लूड नहीं किया गया। मैं आपको कुछ रिकमेंडेशंस बताता हूँ जिनमें फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड नहीं की गई। कमेटी ने यह रेकमेंड किया था कि सिटीजन्स को पीनलाइज या पनिश किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा जब वो अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने से मना करेगा। फिर एक रिकमेंडेशन ये भी था कि पार्लियामेंट द्वारा दी गई पेनल्टी या फिर पनिशमेंट को ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट्स नहीं माना जाएगा और इसी पेनल्टी को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट रिकमेंडेशन, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि पेइंग टैक्सेस, ये स्वरण सिंह की रिकमेंडेशंस इंक्लूड नहीं की गई थी। सर, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन है? प्लीज आप हम सभी स्टूडेंट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस को सिंपल वर्ड्स में बता सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल ड्यूटीज की इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज करते हुए 2012 में रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में अपनी जजमेंट में ये बताया कि पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉमन एस्पेक्ट है। जब हम इन तीनों प्रोविजंस को स्टडी करते हैं तो हम समझ पाएंगे कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए मेंशन किया गया ताकि वो इंडिविजुअल्स के लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर सके। इन तीनों पार्ट्स में एक प्रॉपर बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर फंडामेंटल राइट्स या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन तीनों में से किसी एक को भी अनड्यू या फिर डिसप्रपोर्शनेट एम्फसाइज मिला तो कंट्री की डेमोक्रेसी में इंस्टेबिलिटी आ सकती है। देखा जाए तो रियल सप्लाई ऑफ पावर इज ड्यूटी। आज भी जब कोर्ट्स अपने डिसीजंस लेती है तो कभी कभी वो आर्टिकल 51A में मेंशन किए गए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ध्यान में रखती है और इसी तरह से उन सभी ड्यूटीज़ का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पॉर्टेंस है। स्टूडेंट को ये ध्यान में रखना होगा कि फंडामेंटल राइट्स या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ ह्यूमन डिग्निटी के लिए और कंट्री की ग्रोथ के लिए काफ़ी इसेंशियल है और एक हेल्थी डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग भी बिल्ड करती है। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना रहा कि सिटीजन्स को अपनी राइट्स के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी ध्यान रखना होगा और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में जो लेजिस्लेटर्स यानी जो लॉ बनाते हैं या एग्जीक्यूटिव्स है जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो उन लॉज को इम्प्लीमेंट करे जो लोगों को एजुकेट करे और ना सिर्फ अपनी राइट्स बल्कि ड्यूटीज़ के बारे में भी इक्वली जाने। लोगों को अवेयर करना भी स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत बार हमें ऐसे ऑब्जर्वेशंस भी देखने को मिलते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ अब रिलेवेंस नहीं रखते, लेकिन इंडिया जैसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और इंडिया जैसी लार्ज पॉपुलेशन में फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ का होना भी काफ़ी ज़रूरी है। सर, थैंक यू फॉर योर एक्सप्लेनेशंस। डियर लिसनर्स, आज के पॉडकास्ट को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से इंटरैक्ट करेंगे। तब तक आप बने रहिए स्टडी IQ के साथ एंड कीप स्टडिंग। आप स्टडी IQ प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट को कुछ ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं, जैसे हब हॉपर, स्पॉटिफाई, कुकू FM, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट एटसेट्रा। लिंक्स को कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। थैंक यू।